हेलो। हेलो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टूडेंट अड्डा। आप देख रहे हैं सीटेट का क्लास, जो कि आगामी संभावित परीक्षा दिसंबर 2025 में जो होने वाला उसी का हम लोग ये क्लास सीरीज चला रहे हैं। आज ईवीएस का आज तीसरा क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं, आज ईवीएस का तीसरा क्लास है। इसी तरीक़ा से आप डेली कंटिन्यू आप जुड़े रहिए और क्लास को डेली करते रहिए। क्लास का टाइमिंग है शाम 7 बजे से क्लास का टाइमिंग है। डेली आप क्लास क्लास टाइमिंग है 7 बजे से पीएम, माने कि 7 बजे शाम में 7 बजे डेली आपको क्लास ये मिलता है। अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है। कुछ दिन के बाद जब सेटअप हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग को हम रिकॉर्डेड क्लास लाइव क्लास हम देने लगेंगे और थ्योरी क्लास के साथ लाइव देंगे और उसमें और भी बेहतर कंसेप्ट हो जाएगा। अभी हम पिछल का जितना क्वेश्चन है उसका डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम जब थ्योरी डिस्कस करेंगे तब आप लोग को बेहतर समझ में आएगा और उसको आप बेहतर तरीक़ा से समझिएगा। फिर क्वेश्चन खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। अभी भी बनाइए, अगर नहीं बनता, गलती होता है तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीखिए। उसके बाद जब थ्योरी पढ़ लीजिएगा उसके बाद जब गलती होगा तब मानने वाला बात है कि क्यों गलती हो रहा है। अभी सिर्फ आप सीखिए। हम 0 लेवल से उठ करके अभी हम क्लास लेकर के जा रहे हैं। 0 लेवल से जैसे जैसे क्लास बढ़ रहा है उस लेवल से हम क्लास क्वेश्चन हम बढ़ा रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर के। चलिए, आप लोग तो जानवे करते हैं बिहार स्टूडेंट अड्डा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो को पहली बार लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं, डेली देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, सीधा आप वीडियो देखते हैं। पहले आप वीडियो लाइक कीजिए। वीडियो लाइक करने में कोई रुपया कुछ नहीं लगता है, आप सिर्फ लाइक कर दीजिए। आपका लाइक का बहुत ज़्यादा मेरे लिए महत्व है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। यानी कह रहा निम्नलिखित में से वह निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मच्छर से होने वाला बीमारी का इसमें चुनना है। ऑप्शन नंबर देखिए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर बी देखिए, मलेरिया, हैजा, बुनियादी बुखार। ऑप्शन नंबर सी देखिए, मलेरिया, डेंगू, हैजा। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। आप इसमें से चुनना है कि मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होता है। आज ईवीएस का कंटेंट और पैडागोजी दोनों हम लेकर के आए हुए हैं। आप बस देखते रहिए और खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ऑप्शन बी में है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। ऑप्शन सी में है मलेरिया, डेंगू, हैजा। ऑप्शन नंबर डी में है चिकनगुनिया, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। इसमें से आपको बतलाना है कि मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होता है। तो देखिए, मच्छर के काटने से डेंगू होता है, ठीक है, डेंगू होता है। मलेरिया होता है, ठीक है। चिकनगुनिया होता है। ऑप्शन नंबर ए में ऐसा बीमारी का नाम है जो मच्छर के काटने से होता है। फिर भी हम अगला ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। देखिए, हैजा है जो ये बैक्टीरिया से होता है और मियादी बुखार भी बैक्टीरिया से होता है। यानी कि हैजा और चिकनगुनिया ये दोनों है जो बैक्टीरिया से होता है। ये दोनों बैक्टीरिया से, ये दोनों बीमारी यानी कि हैजा और मियादी बुखार उसी को बोला जाता है। मियादी बुखार में आंत का बुखार, जैसे आप लोग को बुखार लगता होगा तो जरूर कहता आपके घर में कहता हो आंत का बुखार है, आंत में पकड़ लिया है बुखार, वही बुखार को हम मियादी बुखार कहते हैं। ये बुखार होता है बैक्टीरिया से। हैजा भी बैक्टीरिया से होता है। इसमें जो मियादी बुखार है, हैजा वाला रोगों को जो जिसको हुआ रहता है उस सबको बोला जाता है कि स्वच्छ पानी पीने के लिए, स्वच्छ भोजन खाने के लिए, जहाँ वो भोजन खाता है उस बर्तन में किसी को नहीं खाने के लिए, उसके साथ किसी को संपर्क में नहीं रहने के लिए। यानी कि जो उसमें उसके साथ जो संपर्क में रहेगा तो उसको वो हो जाएगा। इसलिए ये सब होता है। जल प्रदूषण, भोजन किस प्रकार से खाते हैं, इस सब के कारण ये होता है। इसीलिए बोला जाता है इस सब से दूर रहने के लिए, बैक्टीरिया से होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी में देखें, मलेरिया, डेंगू, ये दोनों तो मच्छर से होने वाला, मगर हैजा बैक्टीरिया से होने वाला है। मलेरिया मच्छर से होने वाला, चिकनगुनिया भी मच्छर से होने वाला, मच्छर के काटने से होने वाला है। और मियादी बुखार भी है, आंत का जर, ये भी बैक्टीरिया से होने वाला है। तो इसमें आपको चुन लेना है कि कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों बीमारी है जो मच्छर के काटने से ही होता है। हाँ, मलेरिया का भी दवाई के लिए एक बोला जाता है सिनकोना का पेड़ का जो छाल होता है उसका दवाई बनता है। सिनकोना का पेड़, यानी कि जो मलेरिया जिसको हुआ रहता है उसको सिनकोना का अथी दिया जाता है, छाल का अथी करके दिया जाता है मलेरिया बुखार में। तो आपको इसमें देख लीजिए कि आप इससे क्या क्या समझ लिया, हैजा क्या चीज़ से, बैक्टीरिया से, मियादी बुखार बैक्टीरिया से, मगर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। कभी भी देखिए ईवीएस में जो क्वेश्चन देता है ना, एग्जेक्टिव वाला साइड एगो दूगो देगा, मगर उसमें से और बहुत से क्वेश्चन रहेगा कंटेंट में कि आपको इसमें से चार गो में से चुन करके आपको बतलाना है कि इसमें से कौन कौन होगा, वो आपको बतलाना रहता है। तो आपको इसमें से चुन करके बतलाना है कि इसमें कौन कौन होगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये क्वेश्चन, फिर भी हम आपको बतला देते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। चलिए, सांपों के संदर्भ में सही कथन, इसमें से आपको चुनना है कौन कौन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हमारे देश में, यानी कि भारत में हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। इसमें कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी, नाग को ही कोबरा बोला जाता है, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो वह जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। माने कहता है ऑप्शन नंबर सी कि सांप के पास 4 गो खोखला दांत होता है, जब किसी व्यक्ति को वो काटता है तो वो खोखला दांत के जरिए वो व्यक्ति में जहर चला जाता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, सांप के काटे की दवाई, यानी कि सांप के काटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यानी कि कह रहा है कि सांप जो काट लेता है उसके लिए उसका दवाई जो होता है सांप के जहर से ही बनाया जाता है। आप उसमें से बतलाना है कि कौन कौन ऑप्शन होगा, आप ऐसे इसमें से 3 गो होगा कि 2 गो ऑप्शन होगा, ये आपको बतलाना है इसमें से कौन कौन सही है। तो देखिए, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारे देश में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के कौन कौन है, तो पहला देखिए, पहला हो गया नाग हो गया, दूसरा हो गया नाग कोबरा, तीसरा हो गया दूसरा हो गया नाग कोबरा, और दूसरा हो गया करैत, और तीसरा दुबई अफाई, तीसरा हो गया दुबई और अफाई, चौथा हो गया अफाई। ये कोबरा को ही हम लोग नाग तो बोला ही जाता है। तो यहाँ पे करैत लिख लीजिए, यहाँ तो लिख ही दिए हैं करैत, यानी कि 4 प्रकार के नाग, करैत, दुबई, अफाई, यानी कि 4 प्रकार के सांप पाया जाता है। ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये एकदम सही है। क्या बोले थे, नाग या कोबरा, ये जहरीले सांप के एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। इसका कहना है कि सांप के अंदर में 4 गो खोखले दांत होते हैं, जिससे व्यक्ति को काटता है तो खोखले 4 गो दांत के जरिए व्यक्ति में वो जहर चला जाता है। तो यहाँ पे 4 है जो गलत है, ये वाला 4 गलत है। यहाँ पे होगा 2, यानी कि 2 ही होता है खोखला सांप के अंदर में। जैसे देखिएगा सांप के दोनों पार से होगा खोखला दांत ऐसे निकला हुआ,
सांप के दोनों साइड से ऐसे निकला हुआ होगा, तो वही 2 दांत होता है जिसके जरिए व्यक्ति में जहर चला जाता है। तो 4 गो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, सांप के काटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। हाँ, सांप जब काटता है ना, तो सांप के काटने से सांप के अति जहर से ही सांप का दवाई बनाया जाता है। आई जहर जब ये दवाई जो बनाया जाता है, दवाई का नाम है सीरम। माने कि जो दवाई जो सांप के जहर से जो दवाई बनाया जाता है, उस दवाई का नाम है सीरम। यानी कि सीरम दवाई जो बनता है वो क्या चीज़ से बनता है, तो सांप के जहर से ही। यानी कि सांप जो चीज़ कहा जाता है ना कि लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार जहर को ही काटता है, तो जहर से ही बनता है। तो इसमें से कौन कौन हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा आपको ए, बी और डी। इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी हो जाएगा आंसर। ए, बी और डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। यानी कह रहा है कि पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण, माने कि पेट्रोलियम का क्या, इसमें क्या उपयोग है, क्या इसका लक्षण है, माने कि बोला जाता है ना इससे क्या बनता है, इसका लक्षण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी, बिना गंध वाला गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। ऑप्शन नंबर डी देखिए, बदबूदार पतला और पीला द्रव। तो इसमें से आपको चुनना है कि पेट्रोलियम का अभिलक्षण क्या है। पेट्रोलियम देखिए, पेट्रोलियम जो देख रहे हैं, ये पेट्रोलियम जो पेट्रोल भरवाने जो जाता है गाड़ी में, जो पेट्रोल देखते हैं वो पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम अलग चीज़ हो गया, पेट्रोल अलग चीज़ हो गया। इसको ये नहीं समझिएगा कि गाड़ी में जो देखते हैं तो ये नीला अति पीला टाइप का रहता है, पतला रहता है, वो वाला पेट्रोल हो गया, ये पेट्रोलियम है। पेट्रोल होता है, पेट्रोल जो होता है एकदम से गाढ़ा होता है, एकदम बदबूदार होता है। इसमें बहुत ज़्यादा, माने कि ये जो धरती में से निकलता है ना, तो पेट्रोलियम ही निकलता है। उसको रिफाइन करके, माने कि साफ करके पेट्रोल अलग निकाला जाता है, ग्रीस बनता है, मोम बनता है, बहुत से चीज़ बनता है इससे। तो इसका अभिलक्षण क्या क्या है, तो अच्छी गंध का, नहीं गंध इसका अच्छी नहीं होगा, बिना गंध का गाढ़ा, नहीं गंध इसमें रहता है, और गहरे रंग का तरल, ये तो अथी है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बदबूदार, हाँ बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का, सही है, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, बदबूदार पतला नहीं रहता, गाढ़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। इसमें जैसे है कि पेट्रोलियम है, इसको काला सोना भी बोला जाता है, काला सोना भी बोला जाता है, काला सोना, पेट्रोलियम को काला सोना भी बोला जाता है। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल निकलता है, यानी कि इसको रिफाइन करके, जब हम लोग एक बार पश्चिम बंगाल गए थे हल्दिया, तो वहाँ हम इसका पेट्रोलियम से पेट्रोल निकालते हुए, वहाँ जो अथी था, वहाँ जो मशीन था, रिफाइनरी मशीन जो था, वहाँ हम लोग गए थे एक बार तो घूमने, तो देखे थे, माने कि जो ईंटा भट्टी जो होता है ना, उसी टाइप के ईंटा भट्टी जो होता है उसी टाइप का इसका मशीन होता है, वहीं रिफाइनरी होता है, पेट्रोल से ही ग्रीस निकलता है, केरोसिन तेल जो जानते हैं वो निकलता है, उससे मोम निकलता है, ग्रीस जो गाड़ी के चक्का में जो लगता है ग्रीस सोल निकलता है, डीजल बनता है, सब यही पेट्रोलियम से ही बनता है। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहता है और गंधयुक्त होता है, बहुत महकता है ये, और गाढ़ा भी होता है, गंधयुक्त भी होता है, और यही गहरे रंग का तेल होता है, तेल टाइप का रहता है पूरा। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। यानी कि कह रहा है कि मधुबनी में जो चित्र बनता है, मिथिला पेंटिंग इसी को बोला जाता है, मिथिला पेंटिंग। तो ये जो मधुबनी पेंटिंग है उसमें रंग जो यूज होता है वो क्या चीज़ से बनता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, सोने चांदी को घोल कर बनाए जाते हैं पेंट। ऑप्शन नंबर बी, पीसे हुए चावल के रंग का घोल। ऑप्शन नंबर सी, विशेष
प्रकार के बने पोस्टर रंग। ऑप्शन नंबर डी, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। इसमें से आपको चुनना है कि मधुबनी पेंटिंग क्या चीज से बनता है। मधुबनी पेंटिंग क्या चीज से बनता है आपको बतलाना है। बना करके देखिए, पहले खुद से ही कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए, सोने चांदी नहीं, सोने चांदी का इसमें नहीं रहता। पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, हाँ ये तब कह सकते हैं, अथी में ले लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको चुनने वाला रहता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, विशेष प्रकार के बने पोस्टर वाला रंग, नहीं ये नहीं होगा। और अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, नहीं फाइबरों वाला नहीं रहता। इसमें इसमें रहता है पीसे हुए चावल के रंग, इसी में मिलाया जाता है, इसी में और भी मिलाया जाता है। नील, नील जो आप लोग यूज करते हैं घर में कपड़ा वपड़ा में डालने के लिए, वो वाला होता है। नील होता है। फूल और पेड़ों का रंग होता है। पेड़ों का रंग होता है नील होता है। पेड़ों का रंग होता है हल्दी होता है। हल्दी भी इसमें मिलाया जाता है। इस सब को मिला करके मधुबनी पेंटिंग बनाया जाता है। इसका चित्र कैसा बनाया जाता है, तो इस चित्र में क्या क्या चीज़ को दर्शाया जाता है, मनुष्य को, जानवर को, पेड़ पौधा को, बहुत से मछली को, बहुत से चीज़ को उसमें दर्शाया जाता है। पेड़ पौधा सब चीज़, पेड़ पौधा, मनुष्य, जानवर, मछली, ये सब को दर्शाया जाता है। बनता क्या चीज़ है, पीसे हुए चावल के रंग से और नील से, फूल पेड़ों से और हल्दी से। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन चौथा का ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखिए, डिसलेक्सिया मुख्यतः डॉट डॉट के साथ संबंधित है। यानी कि डिसलेक्सिया जो बीमारी का नाम है, इससे पहले भी हम कितना बार इसका हम जिक्र कर दिए हुए हैं आप लोग के बीच कि डिसलेक्सिया जो बीमारी है इस किसको होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, बोलने और सुनने। ऑप्शन नंबर बी देखिए, पढ़ने। ऑप्शन नंबर सी, सुनने। ऑप्शन नंबर डी, बोलने। इसमें से किसको डिसलेक्सिया होता है आपको ये बतलाना है। तो डिसलेक्सिया मुख्यतः किसको होता है आपको इसमें से ये बतलाना है आप सभी को। तो डिसलेक्सिया इसमें ज़्यादातर अथी करना नहीं है, इससे पहले हम कितना जिक्र कर दिए हुए हैं। तो इसमें आपको पढ़ने वाला को डिसलेक्सिया होता है। आपको कमेंट बॉक्स में आपको ये जवाब देना है कि डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया या डिसप्रैक्सिया ये किसको होता है बीमारी। आपको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बतलाइएगा कि डिसप्रैक्सिया या डिसग्राफिया ये हो गया एक बीमारी, किसको होता है, और डिसकैलकुलिया कौन किसको होता है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को कराना चाहिए उपलब्ध। इसमें से आपको बतलाना है कि पर्यावरण अध्याय की जो पाठ्य पुस्तक यानी कि किताबें जो होता है, पर्यावरण का जो किताब होता है में अभ्यास एवं गतिविधि, अभ्यास जो बच्चा को दिया जाता है अभ्यास करने के लिए, अभ्यास और गतिविधि को कराना चाहिए उपलब्ध। इससे क्या उपलब्ध होगा, ये क्यों करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रकरणों में अंततः निर्मित। ऑप्शन नंबर बी, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। ऑप्शन नंबर सी, इकाई के अंत में। ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य के अंत में। इसमें से बतलाना है कि पर्यावरण में अभ्यास और गतिविधि जो दिया जाता है वो किताब में कहाँ पे रखना उचित होगा और सबसे बेहतर होगा बच्चे के लिए। तो देखिए इसमें हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, प्रकरणों में अंतर्निर्मित। प्रकरणों में अंतर्निर्मित यानी जैसे देख लीजिए, बच्चा को हम क्या पढ़ा रहे हैं, शेर के बारे में। बच्चा को हम शेर के बारे में पढ़ा रहे हैं। शेर के बारे में पढ़ा रहे हैं तो शेर का हम इतना थ्योरी पढ़वा दिए, माने थ्योरी पढ़वा दिए, और उसी के बाद हम शेर का चित्र दे देंगे। शेर का पढ़ाए रहेंगे, शेर का चित्र, शेर क्या खाता है क्या नहीं खाता है, ये सब के बारे में हम उसमें गतिविधि बच्चा को कह देंगे कि लिखने के लिए। इससे क्या होगा, बच्चा पढ़ भी लिया और खुद से कार्य भी कर लिया, गतिविधि कर लिया, सबसे बेस्ट होगा। किताब में सबसे बढ़िया अगर इसको पाठ्य पुस्तक में अगर पर्यावरण के किताब में अगर ये अभ्यास और गतिविधि अगर रखना होगा तो हम कोई भी टॉपिक के बाद रखेंगे ताकि बच्चा वो टॉपिक पढ़े और उस गतिविधि को खुद से करे, ताकि वो
एकदम एक्टिव हो जाए, उसको बेहतर समझ में आए और सब एकदम दिमाग में, जहन में उसको घुस जाए। तो इसीलिए ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में कह रहा पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, नहीं, अलग अलग स्थानों पर यानी शेर के बारे में पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और रख देंगे अंतिम में उसके बारे में प्रकरण, तो क्या बच्चा को उतना समझ में आएगा कि शेर कैसा, पेन पढ़ते पढ़ते भूल जाएगा, उसको दिमाग में। मगर हाँ, जो टॉपिक पढ़ा रहेगा खुद से उस चीज़ वही बखत ही बनाया रहेगा, तो उसको एकदम दिमाग में कंसेप्ट रहेगा कि हाँ शेर ऐसा होता है, इस तरीका से होता है, वो तुरंत उसको दिमाग में सेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है इकाई के अंत में, इकाई के अंत में क्या, अंत में पूरा माने पूरा पढ़ा देने के बाद अंत में, इससे बेहतर है कि अंतर्निर्मित माने कि प्रकरण माने जो टॉपिक पढ़ा है उसी के अति अंत में। ऑप्शन नंबर पाठ के अंत में, पाठों के अंत में नहीं करना है, प्रकरण के अंतर्निहित। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, ऑप्शन ए बच्चों के, माने कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक माने कि आप एक पर्यावरण का शिक्षक है, उसको बच्चों को दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देखिए विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी देखिए विशेषतः पुस्तकों और परीक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें से आपको चुनना है कि आप एक पर्यावरण का शिक्षक है या शिक्षिका है। इमेजिन कीजिए अपने से, आप इसमें से एक बच्चा के लिए क्या सबसे बेहतर करना चाहिएगा, क्या एक बच्चा के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो पहला देखिए ऑप्शन करा, पहला ए बच्चों के दृष्टिकोण में स्वीकार करना एवं सम्मान देना। सम्मान खाली देने से शिकार, बच्चा को हम शिकार कर लिए नहीं, हम मुकेशवा है या रमेशवा है आकर के पढ़ रहा है, तो इसके लिए सिर्फ हम उतना अथी पर नहीं रखेंगे। हाँ बच्चा को सम्मान देंगे। शुरू से बोला जाता है अगर आप बच्चा को, अगर आप बच्चा को आप कह करके अगर बुलाते हैं तो बच्चा भी आपको आप कह करके बुलाएगा। अगर बच्चा को आप रिस्पेक्ट नहीं दीजिएगा तो बच्चा आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। इसीलिए शुरू से ही बच्चा को रिस्पेक्ट में बात कीजिए। आप जब स्कूल में जाइएगा टीचर बन के तो बच्चा को एकदम रिस्पेक्ट से बात कीजिएगा, बच्चा भी आपको फुल्ली रिस्पेक्ट देगा। अगर बच्चा को आप रिस्पेक्ट नहीं दीजिएगा, हमेशा मारिए कुटिएगा, तो आप फिर उसके लिए बेस्ट नहीं रहिएगा। आप फिर आप समझ लीजिएगा आपका कहाँ स्थान रखेगा वो बच्चा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना। सिर्फ अभिभावक, यहाँ बच्चा का बात हो रहा है, बच्चा के लिए क्या कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना है। पर्यावरण में सबसे बेस्ट होता है कि जितना आप बच्चा को सक्रिय रखिएगा, बच्चा को करने के लिए खुद से करने के लिए दीजिएगा, उतना बच्चा एक्टिव होगा पर्यावरण में, उतना ज़्यादा ज्ञान को अर्जित करेगा। जितना ज़्यादा माने कि बच्चा को बाहरी दुनिया से जोड़ करके पढ़ाइएगा, पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट होता है ये। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान के, परीक्षा पर खाली ध्यान रखेंगे, आप पुस्तक पर नहीं। पुस्तक से पढ़ाएंगे मगर पुस्तक से बाहर दुनिया से भी जोड़ करके पढ़ाएंगे बच्चा को, सिर्फ पुस्तकें पर नहीं रखेंगे बच्चा को। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डॉट डॉट। माने कि प्राथमिक स्तर पर, माने कि हमारा छोटा सा मुकेशवा रमेशवा रुचिया ये सब छोटा छोटा हमारा नन्हा मुन्हा सब पढ़ने आया है, जो कि पहला दूसरा क्लास में अभी है। और उस बच्चा के लिए आप सबसे बेहतर आकलन कौन सा हो सकता है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए मूल्यांकन को ही, आकलन को ही मूल्यांकन बोला जाता है। ऑप्शन ए गृह कार्य, ऑप्शन बी योगात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर सी पोर्टफोलियो, ऑप्शन नंबर डी अवधि परीक्षाएं। तब वो छोटा छोटा बच्चा को इसमें से क्या दीजिएगा जो सबसे बेस्ट होगा। उतना छोटा सा बच्चा तो गृह काम माने कि होमवर्क तो करेगा नहीं। ये छोटा छोटा बच्चा तो होमवर्क करता नहीं है, जाएगा तो किताब उताब रख करके, उसको जितना खेल कूद के जरिए पढ़ाइएगा, जितना खेल कूद के जरिए रखेगा वो सबसे बेस्ट होता है। होमवर्क दीजिएगा तो इससे आकलन कैसे कीजिएगा, घर में तो उसका मम्मी पापा टैक्स बनाता है, तो ये नहीं हो। योगात्मक ये नहीं होगा, योगात्मक बड़े के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए अवधिक परीक्षाएं, छोटा सा बच्चा से परीक्षा लीजिएगा। हाँ इसमें ऑप्शन नंबर सी में देखिए पोर्टफोलियो, यानी कि
पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का इसमें क्या होता है कि बच्चा का बच्चा का जो प्राथमिक स्तर का जो बच्चा होता है, माने कि प्राथमिक बच्चा का वर्ष भर का रिकॉर्ड रखा जाता है। माने कि बच्चा का जो वर्ष भर जो पढ़ा है ना, उसका रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में ही रखा जाता है, प्राथमिक स्तर का। इसमें सिर्फ प्रोग्रेस वाला ही रखा जाता है, अदर चीज़ नहीं रखा जाता। इसमें बच्चा का जो प्रोग्रेस किया रहता है, कैसे कैसे लेवल में क्या क्या टूल सब यूज हुआ बच्चा को पढ़ाने में, वही सब पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। एक आकलन करने का, प्राथमिक बच्चा का आकलन करने का सबसे बेस्ट होता है पोर्टफोलियो। प्राथमिक बच्चा का सबसे बेस्ट होता है पोर्टफोलियो होता है सबसे बेस्ट प्राथमिक स्तर के बच्चा का आकलन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, मच्छर है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य यानी कि हेडफोन सबका जो यूज करते हैं आप लोग, वही श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। क्योंकि ये माने कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य सामग्री का सुनने वाला और शारीरिक खेलकूद शारीरिक गतिविधि में खेलकूद आ जाता है, उसका प्रयोग करता है। क्योंकि ये क्यों कर रहा है, इसका मन में क्या चल रहा है शिक्षक का, आप लोग खुद बतलाइए। ऑप्शन ये देखिए, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, माने कि अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हो गया, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। इसमें से आपको बतलाइए कि कौन सा अच्छा होगा। श्रव्य दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधि का प्रयोग कर रहा है शिक्षक, क्योंकि इसमें क्यों कर रहा है। जो भी बच्चा है जो ये ले रहा है कि आकलन को सुगम बनाता है, तो लीजिए ये गलत हो गया। अब फिर से सुनिए, ऑप्शन नंबर सी गलत है। जो भी आप लिए हैं ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलिए अगला आप सुनिए, आप कहिएगा कैला गलत है, तो ये भी जान ही लीजिए, कैला छोड़िएगा। प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, यहाँ देखिए प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शारीरिक हो रहा, यहाँ सरल, माने कि जो बच्चा है कि खेलते खेलते अगर सुन भी रहा है तो उसका माने कि ज्ञान का 5 इंद्रिय होता है, नाक कान आँख जीव और त्वचा, ये ज्ञान का 5 इंद्रिय। यानी कि बच्चा का पूरा शरीर भी एक्टिव है, नाक भी एक्टिव है, आँख भी एक्टिव है, कान भी एक्टिव है। कान में श्रव्य दृष्टि लगा दिया तो सिर्फ हम एक आकलन के लिए सुगम बनेगा। बच्चा क्या सिर्फ आकलन सही हो सके, बच्चा अच्छा मूल्यांकन कर सके, इसलिए अच्छा होगा, नहीं, ये कभी नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए देखिए, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है। देखिए अधिगम इंद्रियों का अधिकतम माने 5 इंद्रिय इसमें एक्टिव है, यानी खेलते खेलते पूरा मांसपेशी हिल रहा है, एक्टिव है, नाक भी एक्टिव है, कान भी एक्टिव है, आँख भी एक्टिव है, और जीव भी बोल रहा है, खेल रहा है, खेलने वक्त में जीव भी एक्टिव है। तो देख लीजिए कितना अच्छा हुआ, इसमें सभी उपयोग में आ रहा है अधिगम वृद्धि के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डॉट के अलावा, माने डॉट इसमें से इसके अलावा निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां है। माने इसमें से इसके अलावा पर्यावरण पढ़ाने डॉट के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां है। माने इसमें से कौन सा है जो पर्यावरण पढ़ाने का, इसमें से आपको ये विधि है, कौन सा पर्यावरण पढ़ाने के लिए विधि है। सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर बी निर्देशक खोज, ऑप्शन नंबर सी व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, ऑप्शन नंबर डी समस्या समाधान। अब इसमें से चुनना है कि पर्यावरण पढ़ाने के लिए इसमें से कौन सा विधि सबसे बेहतर है। चलिए ऑप्शन ए देखिए, सहयोगात्मक अधिगम।
सहयोगात्मक अधिगम, चलिए मान सकते हैं सहयोगात्मक अधिगम विधि हो सकता है, मगर इसमें सहयोग का बात है। अब बच्चा को हम जितना बेहतर देंगे अपने खोजने के लिए वो सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, निर्देशित खोज, यानी कि बच्चा को निर्देश करेंगे कि नहीं तुम जाओ वहाँ करके ही आओ, यानी निर्देश देंगे ताकि बच्चा जा करके वो कार्य करके बच्चा को स्वच्छता अपना मन से नहीं कहेंगे कि तुम जाओ मुकेश तुम खुद से कोई चीज़ के बारे में तुम गाय के बारे में तुम 10 बातें लिख करके लाना, 10 चीज़, तो बच्चा जो स्वयं से जा करके कोई चीज़ करेगा ना तो सबसे बेस्ट होता है यहाँ पे। अब बच्चा को अगर निर्देश दीजिएगा तो बच्चा डर करके जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा से करेगा नहीं। तो निर्देश खोजना नहीं, गलत है। ऑप्शन नंबर सी, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना है। व्याख्यानों दिया, यानी आप किताब में शेर या बाघ या हिरन के बारे में पढ़ा रहे हैं और किताब से आप हट करके आप उसको बाहरी दुनिया से जोड़ करके आप उसके बारे में स्पष्ट कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, और तब बाद आप बच्चा को कह रहे हैं कि अब तुम बतलाओ कि हिरन के बारे में क्या सब जानते हो, तो बच्चा खुद से बोलेगा सर जी 4 गो टांग होता है शेर का, वो बहुत बड़का मुंह होता है, उसका मोछ होता है, उसका बड़का बड़का केस होता है, तो बच्चा खुद से व्याख्यान कर रहा है। तो उसका इसका मतलब है कि शेर के बारे में उसके अंदर इमेज आ गया है और शेर के बारे में बढ़िया से जानकारी है, तो सबसे व्याख्यान होगा। समस्या समाधान, यहाँ समस्या का बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, अल बिरौनी जिस देश से आया था उसका नाम है। माने कि अल बिरौनी माने एक आदमी था जो दूसरा देश से हमारा भारत में आया था। ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी ओमान, ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। आप इसमें से बतलाना है कि कौन सा है जो हमारे देश में, जो अल बिरौनी जो है हमारे देश में आया था, ये कहाँ के निवासी थे। चलिए आप ही लोग बतलाइए, ये तो सोझे बोलने वाला है। चलिए, ये अब उज्बेकिस्तान से आयल था, और बिरौनी उज्बेकिस्तान से कब आयल था भारत, तो 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में आयल था। और ये आया था, ये क्या कौन था, इतिहासकार था, ये इतिहासकार था जो हमारे भारत में आए और एक किताब भी लिखा था। ये किताब उल हिंद, इसी में इसके बारे में पता चलता है। किताब उल हिंद के में ही मिलता है अल बिरौनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था, इसी किताब में मिलता है। ये भी पूछता है कि किताब उल हिंद किसका है, तो अल बिरौनी का किताब है। कहाँ के रहने वाले थे, तो उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। अफगानिस्तान ये भारत से सीमा लगता है कि नहीं लगता है, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर इसका सीमा हमारे भारत से लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। उपरोक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव, यानी कि सूरत से लेकर के मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। माने कि बतला रहा है कि टाइम टेबल दिया गया है, टाइम टेबल में आपको बतलाना है कि सूरत से लेकर के मडगांव तक के बीच का दूरी और समय क्या लगेगा। अगर हमको यहाँ सूरत का है तो सूरत, यह देखिए ये सूरत है और यहाँ पे मडगांव है, तो यहाँ से हमको यहाँ आना है तो क्या समय लगेगा, कितना किलोमीटर पड़ेगा हमको आना है। माने यहाँ पहुँचा है कितने देर में, 6:15 में, यहाँ से चलेगा कितने देर में, 6:20 में, और फिर मडगांव कई बजे पहुँचेगा तो 7:35 में। अब इसको बतलाना है कि कितना देर लगेगा। तो सूरत से मडगांव आने में कितना किलोमीटर है, 530, माने यहाँ तक है, माने जो ट्रेन जहाँ से आयल है सूरत आने में 530
तय कर चुका है। अब मडगांव कितना है 1509, तो 1509 और 530 तो घटा दीजिए ना इसको, इसमें से 9 हो गया, 10 में से 3 7, इधर हो गया 4, 14 में से 5 गया 9, तो 979। तो पहले देख लीजिए 979 ऑप्शन में कितना है, तो 1509 979। तो देखिए दूगो को ऑप्शन तो कट गया सही, किलोमीटर से दूगो। अब दूगो में आपको चुनना है कि कौन सा, आपको समय आप चुन करके बतलाना है कि कौन सा समय इसका होगा जो सही होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रस्थान किया है, माने कि सूरत में पहुँचा है, कि सूरत में पहुँचा कितना बजे है, तो 16:15। ये नहीं लेना है समय, क्योंकि प्रस्थान किया है 16 ये नहीं लेना है, यहाँ से तो पहुँचबे किया है। और यहाँ से जो चला है सूरत से 16:20 में, और 16:20 में जो वहाँ से चला है, तो वहाँ पहुँचा के तो पहुँचने का समय 7:35, ये आपको लेना है। तो अब इसका समय निकाल दीजिए। यहाँ से जो चला है तो ये दूसरा दिन पहुँचा था, पहला दिन कहते 24 घंटा तक चला होगा, तो 24 में से आप 16:20 घटा दीजिए, तो इधर हो जाता है आपको 0, 10 में से, मैंने इसको ऐसे समझा देते, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे समझा देते हैं, समझ लीजिए। देखिए 16:20 में चला है, तो 24 घंटा का समय होता है, तो 24 बजा दिया। अब इसमें से हमको 1 घंटा इसमें ले लेते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20 मिनट हमको घटाना है, तो 23 बज करके यहाँ पे 60 मिनट लेना कितना है, 16:20, तो घटा करके 40, और यहाँ पर हो जाएगा आपको 7। अब यहाँ कितने मिनट में पहुँचा है, 7:35, तो 7:35, तो इधर हो गया आपको 5 और 7, इधर हो गया 14, तो इधर इसमें से 60 मिनट इसमें ले आएंगे, तो 15 घंटा 15 मिनट, 15 घंटा 15 मिनट, इसमें देख लीजिए 15 घंटा 15 मिनट हो गया, 15 घंटा। तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। 15 माने 979 किलोमीटर और 15 घंटा 15 मिनट हो जाएगा इसका आंसर। घटाने का सोचे देख लीजिए, पहले देखिएगा कि जहाँ से कह रहा है वहाँ से प्रस्थान के बजे ट्रेन हुआ, और जहाँ पहुँचा वो पहुँचने का टाइम लीजिएगा, और जहाँ से प्रस्थान हुआ वहाँ का समय लीजिएगा कितना हुआ, अब वो ले लीजिएगा। उसके बाद इसको इसमें से जो 24 घंटा का समय है, 24 घंटा में से घटा देना है, ये कितना बजे पहुंचा है उतना जोड़ देना है, उसके बाद निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। माने कह रहा नेफेंथिस नाम का एक पौधा है जो कीड़े मकोड़े चूहा सबको पकड़ करके वो अपने में फंसा करके खा लेता है। वो हमारे भारत में कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, असम में, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी मेघालय में। आपको इसमें से बतलाने की कहाँ पाया जाता है। यही नेफेंथिस पौधा को घटपर्णी पौधा बोला जाता है। घटपर्णी पौधा, या नहीं तो इसको चलाक पौधा या शिकारी पौधा, इसी को बोला जाता है। तो ये पाया जाता है हमारे साउथ में नहीं, ये मेघालय साइड में पाया जाता है। उत्तर पूरब में पाया जाता है। जो राज्य है मेघालय में पाया जाता है। यही है जो किस लिए कीटों सबको, चूहा कीट भक्षी करता है, तो नाइट्रोजन को पाने के लिए। नाइट्रोजन इस पेड़ में है जो जड़ के द्वारा नहीं मिलता है। ये पेड़ कीटों सबको भक्षण करके इन नाइट्रोजन को पूरा करता है।
और ये भारत में मेघालय में मात्र एक राज्य है जहाँ मिलता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में मिलता है। दूसरा देश में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। माने उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रीस, ऑप्शन नंबर देखिए पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल कोयला, ऑप्शन नंबर डी पैराफिन मोम। आपको इसमें से चुनना है कि अन्यों से भिन्न है, यानी 3 गो एक ही है और एक भिन्न है। तब देखने से लग गया है इसमें ग्रीस, पेट्रोलियम और कोयला, पैराफिन मोम, ये सब क्या चीज़ से बनता है। तब पेट्रोलियम, इसके बारे में जो पढ़ाए हैं इससे पहले, जो कह रहे थे पेट्रोलियम से ही पैराफिन मोम, ग्रीस, पेट्रोल ये सब बनता है। केरोसिन तेल, डीजल, ये सब पेट्रोलियम से ही बनता है, कच्चा तेल से। ये जो कोयला है, ये तो कोयला अलग है, ये कोयला अलग चीज़ है, ये खुद से धरती से निकलता है। मगर पेट्रोलियम से ये सब बनता है, पेट्रोल, ग्रीस, पैराफिन, मगर कोयला खुद धरती से निकलता है, इसलिए इसका ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। माने इसमें से बोलना है कि बिहार के बहुत से गांव किसान जो है मधुमक्खी पालते हैं। अब मधुमक्खी पालते हैं, कब पाला जाता है, इसका महीना कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए जुलाई से सितंबर, ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी जनवरी से मार्च, ऑप्शन नंबर डी अप्रैल से जून। आप इसमें से बतलाना है कि कौन सा महीना में मधुमक्खी पालन सबसे बेहतर होता है। तो इसमें देखिए अक्टूबर से दिसंबर, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के महीना में मधुमक्खी पालन सबसे ज़्यादा होता है। मधुमक्खी अंडा कौन देती है, तो रानी मच्छर। इसमें अंडा देने वाली रानी मधुमक्खी। माने रानी मधुमक्खी है जो अंडा देती है। इसमें नर मधुमक्खी बहुत कम होता है उसमें, और ज़्यादातर श्रम करने वाली माने काम करने वाली मधुमक्खी होती है। अंडा देती है रानी मधुमक्खी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा, माने कि एक ही तरह के बार बार आप माने कि कोई सब्जी उपजा रहे हैं खेत में, अब बार बार उसी चीज़ को बार बार रोपते हैं, बार बार उपजाते हैं, और खूब खाद दूध का रसायन माने खाद दूध का आप छिड़काव करते हैं, तो इससे क्या होगा धरती को। तो ऑप्शन नंबर ए किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, ऑप्शन नंबर सी उर्वर उपजाऊ बना जाती है, ऑप्शन नंबर डी बंजर हो जाती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। बार बार एक ही फसल को बार बार उपजाते हैं और रासायनिक कीटनाशक रसायन खाद सबको आप छिड़काव करते हैं बार बार, तो अब इससे क्या होगा। तो इससे बंजर भूमि हो जाएगा, बंजर भूमि हो जाएगा। माने एक ही चीज़ को बार बार उसमें कि इसीलिए ना एक बार है जो धान रोपा जाता है, उसके बाद धान कटाई हो जाता है, उसके बाद आपको गेहूं रोपा जाता है, गेहूं जब कटाई हो जाता है तो दाल रोपा जाता है। दाल इसलिए रोपा जाता है, दाल से नाइट्रोजन मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करता है, नाइट्रोजन बनाता है मिट्टी में, ताकि फिर आगे जाकर के कोई चीज़ रोपाता है तो उसको नाइट्रोजन मिल पाए। इसीलिए सब चीज़ को बदल के रोपा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख में मकानों की विशेषता चुनिए। माने कि लेह लद्दाख में जो है वहाँ मकानों की विशेषता चुनने के लिए कह रहा है, वहाँ के घर का क्या विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए पेड़ के तनों से बनी लकड़ी का ढालू छत, ऑप्शन नंबर बी निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ऑप्शन नंबर सी पत्थर मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, ऑप्शन नंबर डी लकड़ी के
फर्श, इसमें से आपको चुनना है कि लद्दाख में जो घर बनता है वो किस प्रकार से, इसमें विशेषता क्या है। तो इसमें पेड़ के तनों से बनी लकड़ी का ढालू नहीं, पेड़ का नहीं रहता, बांस का रहता है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, हाँ ये सही है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं रहता। ऑप्शन नंबर बी में है पत्थर, मिट्टी और चूने के बनी दीवारें। अब मोटा मोटा पत्थर गिट्टी सबका यूज किया जाता है वहाँ, ताकि वहाँ ठंड का समय में बचाव हो सके। ऑप्शन नंबर डी देखिए, लकड़ी के फर्श, हाँ लकड़ी का बना रहता था। इसमें कौन कौन हो गया, बी सी डी, बी और सी कौन कौन में है, बी और सी। चलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आज क्वेश्चन 17 ही था। चलिए, तो आपको अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीक़ा से आप डेली जुड़े रहिए। और वीडियो आप ये बोर्ड PDF आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम का लिंक रहता है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीक़े से आप डेली जुड़ते रहिए, क्लास कंटिन्यूटी करते रहिए। आप अभी एक क्लास आप देख रहे हैं, इसी तरीक़े से आप करते हैं, और जब जैसे परीक्षा का नज़दीकी आएगा तो उस हिसाब से आपको हम क्लास देने लगेंगे। इसके लिए घबराइए नहीं, अभी जितना टाइम है तो थोड़ा सा अभी जैसे ही क्लास देख रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन का आप देखिए कि किस टाइप का पूछ रहा है। इसके बाद लास्ट में आपको हम के बाद हम थ्योरी के साथ साथ बहुत से क्लास जो आपको सब सब्जेक्ट के लिए सब क्लास आपको हम देने लगेंगे। इसके लिए अति नहीं कीजिए बस, मगर ये क्लास है पूरा कंटिन्यू डेली देखिए, छोड़िए नहीं। ये नहीं कि बाद में देख लेंगे, अभी रहने देते, से नहीं। जब आपको क्लास मिलता है उसी वक्त देख लीजिए, और देख करके जो उसमें इम्पोर्टेंट लगता है उसको लिखिए, ताकि आपको बाद में जब थ्योरी पढ़िएगा तो उसमें आपको दिमाग में ध्यान रहे कि हाँ ये चीज़ हम पढ़े थे। ऐसा नहीं कि नई थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कहिएगा कि सर ये कौन पढ़ा रहे हैं, ये कभी भी दिमाग में नहीं लाइएगा। ऐसी तरह से आप जुड़े रहिए। अगर वीडियो पर पहली बार आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं इसी समय पे।